हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, आखिर आपके कैरियर का सवाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड का, वो रट्टाफिकेशन पे बेस्ड नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर आने लगा है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आने लगा है। तो आपको तैयारी भी ऐसी करनी होगी जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। इसीलिए क्योंकि और ऊपर से आपके पढ़ाई 12th में खत्म नहीं हो जाएगी, उसके बाद या तो आप जेई दे रहे होंगे, या आप नीट एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, या फिर सीयूईटी दे रहे होंगे, यानी वहां भी आपका टेस्टिंग होने वाला है कॉन्सेप्ट का। तो इस वजह से कि आपको सपोर्ट कर सकूं, मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज बना रहा हूं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकूं। ये शॉर्ट एंड डिटेल्ड वीडियो हैं जो कम समय में ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, टू द पॉइंट, प्योर टीचिंग पर बेस्ड हैं। तो अगर ये आप चाहते हैं कि आपका आसानी से फिजिक्स आपको समझ में आए, न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो अरविंद एकेडमी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आप कोटा में पढ़ाई कर रहे हो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हो, ऐसा कंटेंट आपको शायद ना मिले, क्योंकि ये भरपूर इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि कोई भी चीज छूटे ना। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ इसी के अंदर से आएगा, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग इस कड़ी में पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 10 पर, जो है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तक के जो वीडियो हैं या इसके प्रीवियस जो वीडियोस हैं चैप्टर के, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिससे जब सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट होगा और बहुत अच्छा चीजें समझ में आएंगी। तो रही बात वेव ऑप्टिक्स की, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। मोटे तौर पे आज हम हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उसकी बेसिस पे, सेकंड वाला इंटरफेरेंस पे बेस्ड है पार्ट, और थर्ड वाला डिफ्रैक्शन पे बेस्ड पार्ट है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पार्ट 1 में वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट ए प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, proof of laws of reflection and refraction using Huygens principle, effects on wavelength, frequency and speed during refraction, behavior of a prism, lens and mirror। तो ये सारी बात हम कवर करेंगे। कुछ बच्चों को कहना है कि सर जो आप पढ़ा रहे होते हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो पढ़ाई काफी आसान हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरविंद एकेडमी का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूं और आपको बड़ी आसानी से सहूलियत मिलेगी। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि सर ये डेरिवेशन हो रहा है तो इसमें ऐसा क्यों माना गया है या ऐसा क्यों कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में आप जो मेथड बता रहे हैं, इसके अलावा मेरे मन में ये है ऐसा यहां क्यों नहीं कर रहे या कर सकते हैं क्या, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं, जिससे हाईली इंटरैक्टिव क्लास बनी रहे और आपके डाउट्स आपके दिमाग से निकल जाएं। इसी बात को देखते हुए हम लोग द्रोणा बैच लेके आए हैं, द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स। ये बैचों में स्पेशलिटी क्या है कि पूरी चीज पढ़ाने के बाद सभी डेरिवेशन कराएंगे, न्यूमेरिकल्स काफी कराएंगे, उसके बाद 2 एडिशनल लेक्चर्स देते हैं पर चैप्टर। एक लेक्चर बेस्ड होता है एनसीईआरटी कॉर्नर के नाम पर, जहां एनसीईआरटी के सवाल लगाते हैं हम लोग, और दूसरा एक लेक्चर डेडिकेटली बेस्ड होता है पीवाईक्यूज कॉर्नर पर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। जब तक कि आप पूरी चीज समझ नहीं जाते, चैप्टर क्लोज नहीं होता, और चैप्टर क्लोज होने के बाद आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप द्रोणा बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में देखें, आपको ऑप्शन मिल जाएगा द्रोणा बैच लेने का, लेकर मेरे साथ पढ़ाई को चालू कर सकते हैं। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बना है, वेव ऑप्टिक्स की कहानी की। तो देखिए, जो हमारे पास लाइट है ना, ये कुछ अलग खिलाड़ी है, और इसको जब बहुत पुराने समय से इसके जो ऊपर साइंटिस्ट काम करते रहे हैं, तरह तरह की थ्योरीज आती गई हैं। उन थ्योरीज का थोड़ा सा समरी आपके सामने है, और अल्टीमेटली हमें लाइट को समझने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कई रहस्य तो अब भी रहस्य बने हुए हैं। खैर, बात शुरू होती है वेरियस थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश, जैसा आप समझते हैं। शुरू में थ्योरी आई न्यूटन साहब की, और न्यूटन साहब ने बताया कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है, यानी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। न्यूटन काफी भारी वैज्ञानिक थे, अथॉरिटी थी, तो जो इन्होंने बोला सबने उनका अनुसरण किया या माना। ये 1675 के आसपास की बात है। फिर कुछ समय बाद हाइजेंस साहब आए,
इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है भाई, ये पार्टिकल नेचर की नहीं है। यहां भी एक बहस छुड़ गई, लेकिन इस बहस में ये चीजें क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं हो पाई थी, तो न्यूटन का अथॉरिटी ज्यादा था तो लोग वही मान के काम करते रहे, लेकिन ये थ्योरी पिक्चर में आ गई, कीड़ा तो दिमाग में आ ही गया। लेकिन करीब करीब 200 साल बाद मैक्सवेल साहब आए, और जैसे कि आपने चैप्टर 8 में बड़े शानदार तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्शन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उन्होंने ये दिखाया कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं दिखाया, 4 इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बनाई, उसके बेसिस पर ये अनाउंस किया, और बाद में जो अदर साइंटिस्ट थे हर्ट्ज या मार्कोनी, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये साबित कर दिया। तो ये बात प्रूफ हो गई कि भैया जो लाइट है उसके अंदर वेव नेचर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। तो ये थ्योरी कहां से मिली? मैक्सवेल ने झंडा गाड़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है लाइट अपनी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, तो प्लैंक ने बताया प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने बताया कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के बंडल्स के फॉर्म में मूव करती है, जिसका नाम होता है फोटोन। अब इस थ्योरी का सहारा लेकर जो आइंस्टाइन साहब थे, उन्होंने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी जहां तक 1921 में मिला। तो अब यह बात बड़ी फंस गई कि एक जगह प्रूव हो रहा है कि इसका वेव नेचर है और एक जगह प्रूव हो रहा है इसका पार्टिकल नेचर है। तो यह चीज प्रूव करती है कि लाइट का जो अभी नेचर है वो हम दोनों ही मानते हैं, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। यानी कुछ फिनोमिना में जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, इनको या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, यहां पे लाइट को आप वेव नेचर मानो या पार्टिकल नेचर मानो, दोनों से प्रूव हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल आपका पार्टिकल नेचर से प्रूव होता है, और इसी तरीके से जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, यह सब प्रूव होता है तभी जब वेव नेचर मानो। यानी कुछ के लिए वेव नेचर मानना मजबूरी है, कुछ के लिए पार्टिकल नेचर, कुछ फिनोमिना के लिए पार्टिकल नेचर मानना मजबूरी है, जो अभी तक हम एक्सप्लेन कर पाए हैं। इस वजह से एकदम पक्की तौर पे ये कहा जाता है कि आज तक के साइंस के एडवांसमेंट के बेसिस पर लाइट क्या है, डुअल नेचर शो करती है। कभी वो पार्टिकल नेचर शो करती है, कभी वो वेव नेचर शुरू करती है। तो ये मामला इस लाइट का, ये कहानी थी जो इंट्रोडक्शन आपके दिमाग तक जाना चाहिए। अब जो हाइजेंस, उसके बाद देखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट होता है कि किसी भी मीडियम में जो ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल हैं उनका जो सेम फेज में होते हैं ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, उनका लोकस, उसे हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो यहां पर जैसे लिखा था, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑक्सीलेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो जैसे आप पानी में कोई स्टोन या पत्थर फेंक देते हैं और वहां देखिए लहरें उठती हैं, तो लहरें जब उठती हैं आपने देखा होगा तो एक क्रेस्ट फॉर्मेशन होता है, एक ऊपर लहर होती है, फिर थोड़ा डेप्थ बनता है, ये आप इसे क्रेस्ट बोलते हैं, इसको आप ट्रफ बोलते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली वेव फ्रंट है, क्योंकि इसके क्रेस्ट में जितने भी साथी हैं उन सबका फेज एंगल सेम है। तो ये क्रेस्ट क्या हो गया? वेव फ्रंट, वेव का चेहरा, और ट्रफ भी हो गया वेव का चेहरा, यानी वेव फ्रंट। और वही वेव फ्रंट हमको लगता है मेरी तरफ ऐसे ऐसे करता हुआ पानी में लहर टाइप हमारी तरफ आ रहा है। इस वजह से जो वेव फ्रंट हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, क्योंकि इसके अंदर जितने भी उसके साथी होंगे उन सबका फेज एक ही होगा। तो ये क्रेस्ट में सभी को एक फेज कह देंगे। और जिस वेलोसिटी से ये जो वेव फ्रंट है वो आगे बढ़ता है, वही वेव का स्पीड होता है या फेज स्पीड होता है। ये बात भी यहां लिखी है, उसे ही हम स्पीड ऑफ वेव या फेज स्पीड कहते हैं। यानी वेव फ्रंट जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वही हमारी स्पीड ऑफ वेव है या हमारा फेज स्पीड। ये वेव फ्रंट आप समझ पाए, सरल भाषा में वेव का चेहरा, वेव फ्रंट। कैसे? जितने भी ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इन द मीडियम है उनका लोकस, जो उन पार्टिकल का लोकस जो कि सेम फेज में है, ऑक्सीलेट कर रहे हैं, उसे हम बोल देते हैं वेव फ्रंट। एग्जांपल के तौर पर जैसे आपने ईंटा मारते हैं, पत्थर मार देते हैं, स्टोन मार देते हैं पानी में और लहरें उठती हैं, तो ऊपर वाली जो लहर उठती है वो क्रेस्ट हो गई, नीचे वाली ट्रफ हो गई। तो वो लहरें वाली जो बात कर रहे हैं उसे आप वेव फ्रंट कह सकते हैं, कहते हैं मतलब।
किस किस टाइप के वेव फ्रंट बेसिकली हमारे कोर्स में हैं। तो अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे फुटबॉल नहीं होती, फुटबॉल के सेंटर पे मान लीजिए कोई लाइट जला दीजिए, छोटा सा बल्ब, तो फुटबॉल नुमा आपकी चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बनने शुरू हो जाएंगे। एक फुटबॉल, उससे बड़ी फुटबॉल, उससे बड़ी फुटबॉल, इसे बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये किससे बनता है बेटा? ये बनता है फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स देखिए यहां पर रखा हुआ है, एक बल्ब जला दिया, एक कैंडल जला दी समझाने के लिए, और उसके चारों तरफ स्फेरिकल, इसलिए फुटबॉल इसलिए बोल रहा हूं कि फट से कैच कर पाए कि सर्किल नहीं है, 3D फिगर है। इस तरह से फुटबॉल की शेप में स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन जाते हैं। और ये देखिए रे की डायरेक्शन बनाई है, जो आगे हम चर्चा करेंगे 2-4 स्लाइड बाद, कि जो रे का डायरेक्शन होता है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, और जिस दिशा में प्रोग्रेशन होता है वेव फ्रंट का, जिस दिशा में चल रही होती है वेव फ्रंट, उसी डायरेक्शन में रे का डायरेक्शन होता है। तो रे को जब भी बनाना होगा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनाना होगा, और उसी डायरेक्शन में बनाना होगा जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट बढ़ रही हैं, वो रे हो जाएगी। रे बनाने से हमें कई सारी चीजें आसानी से समझ में आती हैं, और भी चीजें हम देखेंगे अभी। तो दूसरी बात करते हैं बेटा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देख ली होंगे, इसके बीच में ये जो है ये लाइन आपको जहां तक दिख रही होगी, हरा रंग थोड़ा कम दिखता है इस पे, ये जो है दिस इज सोर्स, और इसका चारों तरफ आप देख रहे हैं वेव फ्रंट बन रहे हैं जिसका नाम है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसके लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? लीनियर सोर्स, पतला सा कह लीजिए, फ्रॉम ए लीनियर सोर्स सच ए फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट। लीनियर सोर्स का मतलब जैसे रेक्टेंगुलर स्लिट लेते हैं ना, रेक्टेंगुलर स्लिट क्या होती है? एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और एक रेजर से, रेजर समझते हैं ना, या एक शार्प नाइफ तो बहुत मोटा हो जाएगा, पेपर कटर से आप थोड़ा उसको कट कर दीजिए, पीछे से लाइट छोड़िए, बस वो स्लिट बन गई, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट उससे निकलेगी, और वो क्या हो गया? एक स्लिट बोल देते हैं उसको। और वो क्या है? लीनियर सोर्स। वो लीनियर सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? सिलिंड्रिकल। आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वाईडीएससी का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस में, उसमें भी जो स्लिट्स रहती हैं वो रेक्टेंगुलर लीनियर होती हैं, और जो वेव फ्रंट बनती हैं वो सिलिंड्रिकल बनती हैं। तो वो भी इसलिए बता रहा हूं कि जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रख सकते हैं, वहां पर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगी। और कैसी बनेगी बेटा? क्योंकि लीनियर सोर्स है इसलिए सिलिंड्रिकल बनेगी, क्योंकि स्लिट है वहां पर। ये बात आप समझे होंगे। तीसरी बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट की। तो बेटा प्लेन वेव फ्रंट की कहानी क्या है? जो स्फेयर लेते हो ना, स्फेयर अगर बहुत बड़ा हो जाए, उसका कोई टुकड़ा ले लो, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है ऐसे। अब ये बहुत बड़ा सा स्फेयर बन गया, और इसका इतना टुकड़ा आपने ले लिया, तो ये कैसा बिहेव करने लगता है? एज ए प्लेन वेव फ्रंट। यहां पर ये इतना बड़ा स्फेयर नहीं है, इसलिए नहीं लग रहा। जैसे धरती मोटे तौर पे स्फेयर है, अगर मैं अपने घर से 2-4 किलोमीटर आगे भी चला जाऊं तो कर्व नेचर नहीं दिखता, फ्लैट ही दिखती है। मैदान, फुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड कैसा दिखता है? फ्लैट है। तो वो स्फेयर पे, तो वो प्लेन ले लेता है एक तरह का बिहेवियर। अगर हमारी रेडियस ज्यादा हो, जैसे धरती की रेडियस काफी ज्यादा है, इसलिए फुटबॉल ग्राउंड प्लेन रहता है तो वो स्फेयर पे। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गई। और प्लेन वेव फ्रंट में ये वेव फ्रंट है देखिए, और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या? इसके परपेंडिकुलर, और जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट जा रही थी। खेल खत्म। बहुत आसान होता है, मजा आ जाएगा आपको। खैर, अब रे ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, रे ऑफ लाइट के लिए 2 बातें पहले ध्यान रख लीजिए, कि रे ऑफ लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी। भाई मान लीजिए ये आपने एक वेव फ्रंट बनाए 2 समझाने के लिए, तो आप ये सोच सकते हैं कि सर इसका परपेंडिकुलर तो ये भी हो जाता है, इसका परपेंडिकुलर पीछे भी हो जाता है, मैं कौन सा लूं? तो आपको वो लेना है जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। अगर ये वेव फ्रंट आगे इधर बढ़ रहा है तो ये रे की डायरेक्शन है, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। अगर ये आगे बढ़ रहा है तो बात पकड़ में आ रही है ना? परपेंडिकुलर तो रहेगा ही रहेगा इससे, वो तो पक्का है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है? जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेव फ्रंट, उस डायरेक्शन में रे जाती हुई दिखनी चाहिए, या दिखनी चाहिए। 2 बातें इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे जा रहा है। अगली बात, ये रे जानने से क्या हो जाता है? द एनर्जी ऑफ वेव, जो वेव की एनर्जी, वेव क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है। तो दो एनर्जी ऑफ वेव ट्रेवल्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। रे की ही डायरेक्शन में, ये जो रे बनाए हुए हैं
इसी रे की डायरेक्शन में क्या जाती है, वेव की एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी कैरी करती है, इसलिए हम बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं वेव का स्टडी करने के लिए। और आज के जमाने में टेलीकम्युनिकेशन तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है, और रेडियो वेव्स वगैरह, इसके बिना तो अभी अब लाइव सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, मोबाइल के बिना कहाँ चल रहा है किसी का। एक छोटा एग्जांपल है, बाकी कम्युनिकेशन में केवल मोबाइल नहीं आता, 75 चीजें और आती हैं। खैर, अब ये रे में बात समझे होंगे, कुछ फिगर्स में दिखा देता हूं जो रे को थोड़ा और बेहतर ढंग से बताएगी और आपके दिमाग तक घुस जाएगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। तो देखिए यहां पर देखिए प्लेन वेव फ्रंट है, तो रे कैसी बन गई, अगर प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं तो रे का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, हर जगह 90 डिग्री बनेगा ये। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। दूसरा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट थी और ये आके कन्वर्ज कर रही हैं, तो इधर बढ़ रही है ना, तो ये आपने 90 बनाते हुए रे बना डाली, ये क्या है, सारी रे, और ये आगे बढ़ रही है क्योंकि वेव फ्रंट ऐसे बढ़ रहा है। दूसरा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये देखिए इस तरीके से वेव फ्रंट जा रही है आगे, तो यहां से रे खींची आपने 90 डिग्री बनाते हुए, और ये सारी रे बन गई। तो ये रे का डायरेक्शन जरूर पकड़ के रखिए, आपके क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं रे बनाने के लिए, और रे का हम लोग बहुत इस्तेमाल भी करते हैं। अब भाई साहब इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसे बोलते हैं वेव थ्योरी का बेस, हाइजेंस प्रिंसिपल। ये देखिए ये हाइजेंस प्रिंसिपल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। ये प्रिंसिपल है, ये एनसीईआरटी से ली गई लाइनें हैं, और इसको तोड़कर मैंने 3 पॉइंट अलग भी किए हैं जिससे आपका स्पेशल फोकस हो सके कि हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअली है क्या। लेकिन उससे पहले मामला ये उठता है कि भाई हाइजेंस प्रिंसिपल हमको बताता किस बारे में है, क्या हमें इसको जानकर क्या समझने में आसानी मिलेगी, वो मैंने पहली लाइन में लिखा है। देखिए यही खूबी है इन प्रेजेंटेशंस की, कि यहां पर आप देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, ये क्या है, वेव थ्योरी की का बेस है, नींव है, फंडामेंटल है। इसको समझे बिना वेव की बात करना बेमानी सा लगेगा। दूसरी बात, इट टेल्स हाउ ए वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम। ये बताता है कि एक वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह चलता कैसे है, इसके बारे में जानकारी देता है हाइजेंस प्रिंसिपल। भाई वेव फ्रंट चल रहा है ना, तो वो चलता किस तरीके से है। अगर हमें किसी समय पर एक वेव फ्रंट यहां है, उसके 1 सेकंड बाद वेव फ्रंट हमें पता लगाना है कहां है, तो हम कैसे पता लगाएं। ये तिकड़म बताता है, ये एक कहानी बताता है कि भाई ऐसे पता लगा लो कि 1 सेकंड बाद वेव फ्रंट यहां मिलेगा। तो ये क्या बता दिया इसने, वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन कैसे होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। चलिए इसको 2-3 लाइनें समझते हैं, फिर इसको तोड़ के मैंने अलग से बात रखी है वो भी समझेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ये यू साइलेंट रहता है इसमें। अब ये कुछ अंग्रेज लोग रहते हैं, नाम में स्पेलिंग डाले रहते हैं, साइलेंट किए रहते हैं, ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। हम लोग के हिंदुस्तानियों में कोई भी नाम रहेगा तो कोई साइलेंट का तो नाम ही नहीं है भाई साहब, जो स्पेलिंग है या जो भी है वो पूरा है। खैर, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। पहले समझते हैं फोटो से। ये देखिए एक ए बी, मैं रेड कलर वहां नहीं दिखेगा, चलिए ऐसे ही, ये जो ए बी है उम्मीद है आपको दिख रही होगी, ये एक वेव फ्रंट है ना। अभी हमारे किसी टाइम पर 0 टाइम 0 पर जब से हमने टाइम को गिनना शुरू किया, मेजर करना शुरू किया, वहां पर ए बी हमारे पास एक वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, दिखाने के लिए कुछ पॉइंट इन्होंने दिखाए हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट तो दिखाए नहीं जा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, यानी सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह एक्ट करते हैं। मतलब जो डिस्टरबेंस मिलने के बाद ये वेव फ्रंट बना था, उस पे जितने भी पॉइंट हैं वो डिस्टरबेंस को फिर से जनरेट कर रहे हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट। कितने पॉइंट होंगे इस पे, इनफाइनाइट। लेकिन डायग्राम या फोटो बनाएंगे तो गिने चुने का 4-6 का लेके बनाएंगे आप, ठीक। फिर से एक बार, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट मतलब ए बी इज द सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इस पे जितने पॉइंट हैं ए बी पर, सब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के सोर्स हैं। एंड द वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव। इससे
जो डिस्टरबेंस या वेवलेट्स पैदा हो रही हैं वो सभी डायरेक्शन में, सभी का मतलब 3D में सोचिएगा, स्फेरिकली समझ लीजिए, सभी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ वेव से, जो कि ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो लाइट की स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ वेव से हर डायरेक्शन में ये डिस्टरबेंस जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ वेव फ्रंट ऑफ द वेव, दीज वेवलेट्स emanating from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets। ये जो wavelets होती हैं इनको क्या बोलते हैं? secondary wavelets, जो कि चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में फैल रही है स्पीड ऑफ वेव के हिसाब से। एंड इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट, इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज स्फीयर्स, यानी स्फीयर्स बनाएंगे, उसका एक कॉमन टेंजेंट ले लें जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, तो वो हमें टाइम दे देता है नया वेव फ्रंट का। ये हमारा क्या मिल गया? CD। कैसे बनाते हैं भी बताएंगे। ये न्यू वेव फ्रंट है आफ्टर टाइम t। बात समझ में आया? अभी इसको हम कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने समझाने के, बड़ा आसान है समझाने का। तो ये AB पर बहुत सारे सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं, डिस्टर्बेंस है, तो वेवलेट्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आपका वेव मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के फॉरवर्ड एनवेलप में कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि कोई टाइम t बाद ये जो गोले हमने बनाए हैं स्फीयर्स, ये स्फीयर्स का कॉमन टेंजेंट बना दीजिए। तो ये क्या मिला? नया वाला वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t, जितने टाइम बाद आपको निकालना था। तो AB से हम CD निकाल पाए, यानी हम जान पाए कि t टाइम बाद नया वेव फ्रंट कैसे, किस रूप में, कहां पहुंचा है। यही हाइजेंस प्रिंसिपल है। एंड वी ऑब्टेन द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट ए लेटर टाइम। अब इसकी बात करने के लिए मैं इनके जो पॉइंट्स, 3 मेन पॉइंट्स हैं, उनको अलग से स्पेसिफाई करता हूं, जैसे आपके दिमाग में टुकड़ों में चीजें अटक जाएं। ये तो पूरी कहानी हमने पढ़ ली, वो देखिए तीनों बातें क्या हैं, ये लिखी हुई हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या थी? दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। यही 3 बातें वहां एक साथ लिखी गई हैं एक पैरा के अंदर। पहली बात क्या है? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। ये जैसे कि एक वेव फ्रंट थी, वहां पर AB बनाया था, इसमें जितने भी पॉइंट है, दिखाने के लिए तो कुछ ही दिखा पाएंगे हम लोग, ये सब कैसे एक्ट कर रहे हैं? जैसे एक सोर्स है नए डिस्टर्बेंस का, नए वेव्स का। तो सेकेंडरी वेव्स के ये सोर्स हो जाते हैं। पहली बात, कितने सोर्स होंगे? ये इनफाइनाइट नंबर, बनाने को 4 से दिखाया है। The secondary wavelets spread out in all direction। इससे जो वेवलेट्स निकल रहे हैं वो हर स्फीयर बना दीजिए, तो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं साएं, स्फीयर के रूप में। जैसे प्रकाश हर दिशा में जाता है वैसे ही जा रहे हैं, लाइट ही सोच लीजिए। स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये लाइट की हम बात कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, इसलिए लाइट पकड़ लिया है, वो हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अब द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, मान लीजिए किसी टाइम t के बाद, यहां ये कितने समय पे था? t बराबर 0। आपने कहा भाई 5 सेकंड बाद कहां होगा ये, तो t टाइम बाद वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? हम लोग t टाइम में ये डिस्टेंस कितना आगे चला होगा? CT। भाई ये डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। तो CT, आपने गोला CT का खींच दिया, ये CT का स्फीयर, दूसरा स्फीयर CT का, तीसरा, ये सारे जो रेडियस हैं ये कितने हैं? CT। मैं एक रफ स्केच खींच रहा हूं, CT के हिसाब से आपने सारे गोले खींच दिए, और जिस डायरेक्शन में ये वेव बढ़ रही थी, एक कॉमन एनवेलप, फॉरवर्ड एनवेलप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में बढ़ रही हो, ये नया वेव फ्रंट है, न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। तो यहां से हम ये जान पाए कि भैया इस पुराने से नया वेव फ्रंट, जो कि A' और B' लिख देता हूं, आफ्टर टाइम t कैसे पता किया जा सकता है? इट्स सो सिंपल। ये हाइजेंस साहब की बात थी। तीसरे में लिखा था न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप। फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है वेव फॉरवर्ड, उसका एक कॉमन टेंजेंट, एनवेलप का मतलब टेंजेंट,
ऑफ दीज वेवलेट्स एट दैट टाइम। ये पूरी कहानी हाइजेंस प्रिंसिपल की है। एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि पुरानी वेव फ्रंट से नई वेव फ्रंट आफ्टर टी टाइम कैसे बनाओगे। हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने को बताने को आता है। तो अगली स्लाइड में उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग एक पुराना वेव फ्रंट है, पुराना का मतलब t बराबर 0, पुराना मतलब ओल्ड ना समझ लेना बिल्कुल। t बराबर 0 पर एक वेव फ्रंट है और t बराबर t टाइम पर नया वेव फ्रंट कैसे अचीव करें। मैंने आपको बताया था, यहां पर आप ले लीजिए एक पॉइंट सेंटर जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बना रहा है, और रेडियस कितनी हो गई डिस्टेंस c इंटू टी, क्योंकि स्पीड है c और t टाइम बाद पता कर रहे हैं, तो सी टी टाइम बाद ये डिस्टेंस कितनी हो गई c इंटू टी। ये डिस्टेंस कितनी हो गई c इंटू टी। इतने डिस्टेंस का रेडियस लेकर आप स्फीयर खींच दीजिए। ये देखिए स्फीयर खींचा, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा, इस डायरेक्शन में वेव आपकी आगे जा रही है। अब इन सबका कॉमन टेंजेंट खींच दिया, जो एनवेलप, फॉरवर्ड एनवेलप, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द फॉरवर्ड एनवेलप। और ये जो आपको CD मिला, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। तो t इज इक्वल टू 0 से आपने नया वेव फ्रंट निकाल लिया। आप जान गए कि वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ा है, कहां पर है आफ्टर टाइम t और किस रूप में है। बस यही हाइजेंस प्रिंसिपल था। ये फ्लैट है, वैसे ही फ्लैट में बना लो, प्लेन में। ये स्फेरिकल था बस। तो इसको आप तैयारी रखिएगा और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। खैर, अब जब हाइजेंस प्रिंसिपल हम जान जाते हैं तो इसकी बेसिस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है। एक पूछते हैं कि रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करिए। जो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन के लॉज को एक्सप्लेन करिए ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हम करेंगे एक्सप्लेन। जैसा आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में तो एक ही केस बनते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में तो दो बन जाते हैं, डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर। तो हम लोग जो बात करेंगे उससे आप सारी चीज कर पाएंगे। चलिए पहली बातचीत करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे, उसको हम वेव नेचर से कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो आइए इस बात को समझते हैं। एक फोटोग्राफ लेते हैं जहां पर मैं आपको बताता हूं ये डायग्राम कैसे बना है और इसमें कैसे इसको समझना है। देखिए, ये तो बेसिकली दूसरा लॉ होता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ यहां भी होता है जो कई टीचर शायद ना बताए हुए, आप पढ़ाई जब करेंगे उसमें वो क्या रहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद है ना? तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं पूरी तरह, तो हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों प्रूफ करना होगा। हम दोनों प्रूफ करेंगे। पहले हम सेकंड प्रूफ करेंगे, और पहले वाले प्रूफ के लिए थ्योरेटिकल प्रूफ है, लॉजिकल प्रूफ है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, वो झट से कर लेंगे। जब यहां पर क्या क्या चीजें हैं देखिए, ये जो एक्स वाई है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शीशा समझ लीजिए। मैं यहां पर ऐसे लगा देता हूं जैसे शीशे वाली फीलिंग, पॉलिश कर देता हूं। और यहां पर जब हम बात शुरू करते हैं तो यहां पर किन चीजों को हम, ये मान लीजिए बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड है ना, आपके लिए आप जो कॉपी लिख रहे हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर है, और अभी समझाते वक्त बोर्ड है। तो हम ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं, या जो इंसिडेंट प्लेन ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, अभी फिर से लिखेंगे, इसके बाद अभी देखेंगे सी डी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि एक्स वाई, ये तीनों कैसी है, प्लेन ऑफ, मैं बोर्ड लिख रहा हूं अभी। ये हमने पहला एजम्पशन ले लिया कि हमने इस तरह से व्यवस्था बनाई है,
और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बोल्ड है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बना सकते हो, मैं यहाँ थोड़ा सा फील भी दे दूं, जब बात पढ़ ही रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को एकदम अलग लेवल पे ले जाए। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसी, इसके परपेंडिकुलर हो गई, दिख पा रही है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये शीशा लगा दिया ऐसे, और यहां पर जो प्लेन वेव फ्रंट है वो ऐसे है, मेरा हाथ हथेली ऐसे, वो भी इसके 90 पे हो गई, पड़ी और ऐसे करके चली जाएगी, ये पड़ी और ये निकल गई, जितना हाथ मुड़ पा रहा हूं उतना ही मोड़ पा रहा हूं। तो ये सिचुएशन है, ये इसके परपेंडिकुलर बोल्ड के, और ये मेरा हाथ भी जो देखिए फ्लैट है, ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर, ऐसे पड़ा और ऐसे चला गया। तो तीनों इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, सब के सब इस बोल्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर लिखना था, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। ये कैसे हैं, बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये अजम्पशन मान लेना जरूरी है। अब यहां पे कुछ बातें बताते हैं, कितने आराम से इसको प्रूव कर पाएंगे अभी हम लोग देख लेंगे। खैर यहां मैं रेड कलर अभी थोड़ी देर के लिए यूज कर रहा हूं। ये देखिए एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये ए बी, ये ए बी जैसे हमारी हथेली थी ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है, फ्लैट आर ये ऐसे पड़ेगी, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गई। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट लिखा है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। आप जानते हैं जो रे होती है इससे परपेंडिकुलर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, ये रे बन गई, इंसिडेंट रे हो गई। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और इसी ये भी इंसिडेंट रे, भाई दो रे दिखा देंगे तो हम नया वेव फ्रंट ढूंढ पाएंगे। दिस इज ऑल्सो ए डैश, कहीं तो लिखा तो नहीं है, ए डैश लिख देते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंसिडेंट रे, दोनों हैं। अब उसके बाद जब ये फॉल करती हैं बी पर ये पहला कोना इसका ऐसे थी तो ये टकरा गया, पहले ये टकरा गया, अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये ए से ये 90 डिग्री आपस में एंगल है, ये आप जानते हैं, दिस एंगल इज 90। वेव फ्रंट और रे के बीच में 90 का एंगल होता है, आपको हमको पता चल चुका है। अब ए से लेकर सी तक पहुंचने में इसकी स्पीड तो सी है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, मान लेते हैं ए से सी तक पहुंचने में टी टाइम लगा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, सी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो ये साहब ए टू सी वाला मामला क्या हो गया, सी टी डिस्टेंस। सी टी क्या है, डिस्टेंस। तो मैं यहां लिखूंगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, मैं लिख देता हूं सी टी साहब क्या है, ए सी के बराबर, ए सी के बराबर ये डिस्टेंस है। और कितना समय लगा ए से सी जाने मर, ए से सी जाने मर टाइम टी लगा है, इसीलिए सी टी डिस्टेंस ले पाए। अब अगली बात हम क्या करेंगे बेटा, बहुत सरल तरीके से यहां पर बी पॉइंट पर हम इसको सेंटर मानकर यहां पर हेमीस्फीयर बनाएंगे। अब हेमीस्फीयर तो देखिए प्लेन ऑफ पेपर में, प्लेन ऑफ बोर्ड में बनाना मुश्किल है, आप समझ लीजिए सेमी सर्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये सेमी हेमीस्फीयर है क्योंकि वेव फ्रंट हर दिशा में जाती हैं, तो है ये सेमी हेमीस्फीयर लेकिन आप ये समझ लें कि यहां से लेके हमने सर्कुलर आर्क लगा दिया, और इस आर्क का डिस्टेंस या रेडियस कितना है, सीटी। जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा है, हम ये जानना चाहते हैं कि बी वाला जो टकराया था रे, वो कहां पहुंचा है, वो पकड़ लेना चाहते हैं। तो आपने बी पर रखकर सीटी नाम से, सीटी डिस्टेंस से एक आर्क बना लिया, और इस सी से उस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये देखिए एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई, अब ये 90 होगा, ये 90 है। अब ये देखेंगे दिस इज ऑल्सो 90। तो ये जो सी डी है वो नई वाली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, यहां लिखा होगा, ये देखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये रे के 9 ये रे हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज। मैं रेज इसलिए लिख रहा हूं कि इसको भी लिखूंगा और इसको भी लिखूंगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो आप समझ पाए कि डायग्राम कैसे बना है। आपको एग्जामिनेशन में झटझट बनाना होगा, इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी, अदरवाइज हड़बड़ाहट फील हो सकती है। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए होंगे।
तो ये CT वाला डिस्टेंस सेम लेके आर्क बनाओ, एक यहां से 90 डिग्री टेंजेंट बना दो जो 90 डिग्री चला जाएगा। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब हम लोग दो ट्रायंगल पकड़ने वाले हैं, इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, आप थोड़ी सी कार्यक्रम बनाएंगे। देखते हैं यहां पर, तो मैं इसको यहां ले जाता हूं और कलर थोड़ा व्हाइट कर लेता हूं। चलो अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ABC कौन सा है? ABC। DCB कौन सा है? DCB। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, लेकिन कितने आराम से कर सकते हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB और ईच इज 90 डिग्री। ये लिखना या बराबर 90 कर दो। ये देखिए BAC कौन सा एंगल है? BAC ये एंगल है। रेड व्हाइट तो और नहीं दिख रहा होगा लेकिन चलिए मन की आंखों से देखिए, तो ये 90 डिग्री। और CDB ये 90 तो दिख रहा था, उसके ऊपर व्हाइट कर दिया, पता नहीं दिखे ना दिखे। खैर दोनों 90 हो गया, दिख रहा होगा आपको, तो दोनों 90 हो गया, पहली शर्त हो गई। दूसरी बात देखते हैं, यहां पर BC देखिए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। BC इज कॉमन, कोई यहां समस्या की बात नहीं आई। और हमने बाय कंस्ट्रक्शन AC और BD को CT के बराबर रखा है। ईच इज इक्वल टू C इंटू T, ये बाई कंस्ट्रक्शन था। अब देखिए यहां पर आपका ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया। इन 90 डिग्री का है, RHS क्राइटेरिया लग गया इसमें। राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज बराबर है, एक साइड और बराबर है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC, क्या लिख गए ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CPCTC से आप जानते हैं सारे इसके पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी हम कह सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। जरा देख लेते हैं कौन सा एंगल है। ABC ये एंगल, यहां कलर में ये एंगल देख रहे हैं ना, यहां पे मेंशन है, मैं इसके ऊपर नहीं लिखता हूं। दिस एंगल इज इक्वल टू DCB ये एंगल। अब इस एंगल, ये दोनों बराबर हैं और बराबर से एंगल I बराबर एंगल R निकल आएगा। कैसे निकल आएगा देख लेते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I मान लें, भाई I मानते हैं हम लोग, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से जाने वाला हमने I पकड़ लिया अगर, तो ये पूरा 90 था, तो ये 90 माइनस I आया। दिस इज 90 माइनस I, ये एंगल, और ये फिर 90 है यहां से, ये नॉर्मल है, ये फ्लैट है। दिस इज 90 है, 90 माइनस I, तो बचा हुआ कितना आया? I आया। तो ये I हो गया। यहां पे चल जाओ, यहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना मान लीजिए? R। दिस इज 90 माइनस R, पूरा फिर 90 है, ये यहां से यहां तक 90 है। 90 में से 90 माइनस R घटाओगे तो ये एंगल R बच जाएगा। तो ये I है, ये R। इसका मतलब क्या है कि एंगल I बराबर एंगल R, और ये हमारा क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, जो 1 2 पढ़ते हैं, उसमें दूसरा लॉ या पहला लॉ, जो भी नाम आप देते हैं, वो लॉ आपका प्रूफ हो जाता है। दोनों में से एक लॉ, पहला दूसरा हो सकता है, ऊपर नीचे लिखा हो, तो ये लॉ आपका प्रूफ हो जाता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो भी बोले, फर्स्ट या सेकंड लॉ प्रूव्ड। ठीक, अब बात उसकी रही थी कि भाई ये तीनों रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, ये कैसे प्रूफ किया जाए? तो उसके लिए मैं कुछ बातें यहां लिखता हूं। कलर को, चलिए व्हाइट लेना चाह रहा था लेकिन व्हाइट इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा नहीं लिखेंगे। मैं फिर से कुछ बातें लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो AB है वो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट वेव फ्रंट थी, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये देखिए AB। ठीक, CD जो है वो रिफ्लेक्टेड
वेव फ्रंट है। सीडी कहां है उसके दर्शन ले लो, ये सीडी है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तीसरा बात करें एक्स वाई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों बंदे क्या थे, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक, अब मैं कलर को थोड़ा सा फिर से बदलता हूं। ये तीनों कैसे थे, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। अब आप देखिए जो हमारी एस बी है, व्हाट इज एस बी, तो एस बी इज इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, इंसिडेंट वेव फ्रंट के, इसके परपेंडिकुलर होती है। फिर रिफ्लेक्टेड रे हमारी बी डी है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो बी डी इज रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सी डी हो गई। एंड नॉर्मल एन बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो इन तीनों से ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर हैं, और ये तीनों कैसे थे, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो ये किधर होंगे, तीनों के तीनों बोर्ड वाले प्लेन में। बात समझ में आ रही है, ये किधर थे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और इनके तीनों ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये किधर चले गए, प्लेन ऑफ बोर्ड में। बस बात खत्म हो गई। तो यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी दीज थ्री लाइज क्या लिख देंगे, एस बी, बी डी एंड एन बी इन सेम प्लेन that is plane of board। और यही आपका दूसरा या पहला जो भी लॉ करना चाहिए था, ये भी लिख दीजिए प्रूव्ड। तो ये दोनों बातें देखिए आराम से प्रूव कर पाए। जो भी नंबरिंग 1 2 की आप दे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूव कर पाए, और दूसरा ये प्रूव कर पाए बेटा कि सब तीनों चीजें एक दूसरे के इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में हैं। ये दोनों बातें सिद्ध करने से ही आपका काम बनेगा। कई बार देखेंगे कुछ टीचर्स इसकी कहानी नहीं कहते, यहीं तक कह के रुक जाते हैं। आप ऐसा मत करिएगा, हम लोग पूरी चीज पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको इसको नोट करने के लिए टाइम देता हूं, फिर रिफ्रैक्शन की बात करूंगा कि रिफ्रैक्शन में वेव थ्योरी से हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये बात ऐसी है या उससे उसकी प्रूविंग। तो इसको आप नोट करें, मैं इसको नीचे थोड़ा करता हूं, नोट कर लें, समझ लें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर बिल्कुल क्लियर है, या कोई पॉइंट आपके हिसाब से अगर नहीं बैठ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों का रिप्लाई देते हुए। पढ़ने वाले बच्चों का सपोर्ट करने का दिल करता है। तो खैर इसको ऊपर करता हूं मैं, और यहां तक लेके आता हूं। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक लग रहा है, दिख जाएगा आपको। थोड़ा कट गया है क्या उधर, प्रूव्ड में डी गायब है। मैं थोड़ा इसको ऐसे ले लेता हूं जिससे पूरी बात आपको आ जाए। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगली जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो अगेन उसी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो बात समझ गए होंगे ये। अब अगली बात करते हैं हम लोग, देखिए आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन का हाल चाल हम लेंगे वेव थ्योरी से। इसमें भी दो लॉ होते हैं, देखिए। एक होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 म्यू 2। एक ये प्रूफ करेंगे। और दूसरी चीज वही कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो मैं उसको लिख रहा हूं, जो शुरू में एजम्पशन मानते हैं वो वैसे ही आप मान लेंगे। अभी मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो एक तो लॉ ये हो गया बेटा, दूसरा मैं यहां कहीं लिख देता हूं इंसिडेंट, शॉर्ट में लिखता हूं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये भी प्रूफ करेंगे, बस वैसे ही प्रूफ करना है जैसे पीछे प्रूफ किया, कोई स्पेशलिटी नहीं है।
लास्ट में जिक्र कर लेंगे, पहले ये प्रूफ कर ले। यहां मैंने केस लिया, ध्यान रखिएगा, रेरर टू डेंसर। इसका दूसरा केस भी बनेगा डेंसर टू रेरर। जिस तरीके से मैं एक केस कराऊंगा, दूसरा आपके लिए होमवर्क। जिस तरीके से हम रेरर टू डेंसर की बात करेंगे, वैसे ही डेंसर टू रेरर की सेम तरीके से बात कर देना, बस डेंसर टू रेरर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए। उसका फोटो में दिखा दूंगा आपको, जैसे डायग्राम आपके पास रहे। एग्जामिनेशन में ये लिख के आ जाता है कि साहब ये रेरर टू डेंसर में, रिफ्रैक्शन में आप इसको प्रूफ कीजिए, या डेंसर टू रेरर में जा रही है रे तब प्रूफ कीजिए। तो ऐसा लिख के आ जाता है, स्पेसिफिक नहीं भी आता और आता भी है। तो आप तैयारी दोनों रखें, क्योंकि हमको फुल स्कोर करना है गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। बहुत अच्छी बात। चलिए, रेरर टू डेंसर, तो पहला जो मीडियम में देखिए लिखा है रेरर V1 और डेंसर V2। आप जानते हैं रेरर में स्पीड लाइट की ज्यादा होती है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। यह बात हमारी समझ में आती है, लिख लिया हमने। इसको प्रूफ करेंगे, चालू कर देते अपना कार्यक्रम। एक प्लेन वेव फ्रंट लिया इसलिए कि चीजें सरल रहें। ये दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये प्लेन है, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। कौन सा है? AB। चलिए मैं इसके ऊपर निशान लगा ही देता हूं, रेड कलर ले लेता हूं, थोड़ा सा इस पे दिख जाएगा। और ये ऐसे, और ये B कह देता हूं। ये इंसिडेंट रे हो गई, पीछे समझ चुके हैं इसलिए अब आसानी से समझ में आएगा। दीज आर इंसिडेंट रेज, जो कि 90 डिग्री इससे बना रही हैं वेव फ्रंट से। पूरा कितना है? 90 डिग्री। बढ़िया। अब पहले ये क्योंकि ऑब्लिकली गिर रही थी, पहले इसने दूसरा मीडियम, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, मीडियम 1, मीडियम 2, तो पहले इस वाली जगह पर ये हिट कर गई और अभी ये पता लगा पहले मीडियम में ही है। अब इसको यहां से यहां तक C पॉइंट तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। मान लेते हैं वो T टाइम लग रहा है। T टाइम में स्पीड ऑफ लाइट इसमें मान रहे हैं V1, वैक्यूम नहीं लिया है, क्योंकि एक मीडियम और दूसरा मीडियम फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट V1 है, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट V2 है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या मिला? BC, V1T। व्हाट इज दिस? दिस इज BC डिस्टेंस। बात आप पकड़ में आई होगी कि BC कितना डिस्टेंस हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड था V1, टाइम है T, जो T ने लेट कर रखा, भाई कुछ टाइम लग रहा होगा, T मान लो, V1 इंटू T। अब उस इतनी दूरी या T टाइम में जो घटना इसने घटाई है, B से C पहुंचा है, ये यहां A पॉइंट रुका थोड़ी है, ये वेव फ्रंट ये इंटर कर गया है इस सेकंड मीडियम के अंदर। तो ये वाला A वाला कोना, ये कहां पहुंचा होगा? ये पहुंचा होगा T टाइम में V2 इंटू T डिस्टेंस पर, क्योंकि नीचे वाले में जो वेलोसिटी है वो V2 है और टाइम लग रहा है T। जिस समय में B टू C पहुंचा उस समय में A कहां पहुंचा है? तो हम क्या करेंगे? V2 इंटू T के बराबर का एक आर्क लगा लेंगे। वैसे ये हेमिस्फीयर बनेगा, अगेन पूरा स्फीयर भी बना सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप बना देंगे। आर्क लगाया और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो आपको दिख रही होगी। अब ये टेंजेंट का मतलब है ये 90 डिग्री है और ये भी, ये इसके जो निकलेगी उससे 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगी प्लेन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्रैक्टेड है। बात पकड़ में आ गई कैसे बना? इसका डिस्टेंस आपने V2 इंटू T लेके खींच मारा, आर्क बनाया, एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, 90 डिग्री मिल रहा है, वहां से भी 90 पकड़ लेंगे आप और एक खेल शुरू हो जाएगा। मतलब ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। अब यहां पर हम कुछ ट्रायंगल पकड़ेंगे और उससे प्रूफ करेंगे। तो खैर यहां आई वाली कहानी पहले कर लेते हैं। चलो, अगर मैं यहां पर इंसिडेंट एंगल आई मान लेता हूं इसको, जो कि होएगा ही कुछ, तो ये एंगल कितना बना? 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा 90 था, ये भी पूरा 90 है, तो 90 में से 90 माइनस आई घटाओगे तो ये मिल जाएगा आई। बढ़िया। इस तरीके से अगर इसको आप आर मान लीजिए, जो कि यहां लिखा हुआ है, तो दिस एंगल हाउ मच? 90 माइनस आर। ये 90 है, 90 माइनस आर, तो ये कितना हो गया? आर। तो एंगल सेट हो गया। अगर हम इस आई आर में कोई रिलेशन निकाल पाए इस टाइप का,
तो प्रूव हो जाएगा और निकाल पाएंगे। आइए बात को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कहानी क्या है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है बेटा जी? तो ए बी और सी, इसकी बात करते हैं। तो ए बी सी की हम लोग बात करेंगे। यहां पर आपको ये 90 डिग्री मिल रहा है, हम साइन आई लेना चाहते हैं, तो हमने यहां पर लिया साइन आई, और साइन आई ले लिया तो फिर आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज बीसी एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी। ध्यान से देख लीजिए, सावधानी से। ये एंगल आई है, बेस वाला एंगल लेते हैं, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। बढ़िया। इसी तरीके से एंगल हम दूसरे ट्रायंगल में चलो, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल एडीसी। एडीसी कहां बेटा? एडीसी ये 90 है, ये एंगल पकड़ लो बेस वाला आर, तो दिस इज परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तो ये वैल्यू हो गई साइन आई, साइन आर इज इक्वल टू एडी अपॉन एसी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से बिल्कुल मस्त तरीके से काम चल रहा है। इन इक्वेशन को डिवाइड मार दो, तो हम लोग क्या इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखने में आसानी आ जाएगी। तो यहां पहुंचाते हैं और कलर भी बदल लेते हैं। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन आई अपॉन साइन आर, ऊपर वैल्यू हो गई देखिए बीसी अपॉन एसी, डिवाइड किया था तो इनटू करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इतना तो हम लोग पढ़े लिखे हैं ही, घबराएंगे नहीं इतनी बात देख के, है ना। पलट के इनटू कर दीजिए जैसे बचपन से करते आ रहे हैं। एसी और एसी गया कट, वैल्यू क्या आ गई? बीसी अपॉन एडी। बीसी कितनी थी बेटा देखो तो बीसी यहां से यहां तक थी V1 इंटू टी। एडी कितनी थी? V2 इंटू टी। ये देखिए टी भी कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और यही हमारा क्या होता है? स्नेल्स लॉ, मतलब 1 म्यू 2, दिस इज कांस्टेंट, एंड दिस प्रूव्स स्नेल्स लॉ। तो ये एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी ले देके। अब सेकंड वाली बात कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब के सब क्या होना चाहिए? एक प्लेन में। उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे पंचायत, और उससे प्रूफ कर देंगे। तो कर लेते हैं पंचायत, इतना अभी रोक के रखते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो उसको खसकाना पड़ सकता है, छोटा छोटा लिख देंगे वैसे। तो जो इंसिडेंट वेव, जो पुरानी कहानी थी सेम वैसे ही करेंगे। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन? ए बी हमारी है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये देखिए ए बी हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्टेड वाली क्या है? सी डी। सी डी क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और एक्स वाई क्या है? ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम या सरफेस लिख देते हैं। और ये तीनों खिलाड़ी कैसे थे? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ बोर्ड। ये पहले ही हम मान लेंगे, मैंने इस बार लिखा नहीं है क्योंकि पिछले वाले डेरिवेशन में लिखा था। ये पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एंड ये इंटरफेस यानी एक्स वाई सेपरेटिंग मीडियम, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स, ये तीनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। आपके हिसाब से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक। अब यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर ले जाना पड़ जाएगा, यहां रुकते हैं भी कम से कम, फिर देखते हैं हालचाल क्या है। अब यहां पर देखिए क्या क्या कहते हैं, ऐसे लिखिए। ऐसे हमारी क्या है? इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है,
ए बी के परपेंडिकुलर हो गई। एडी की बात करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, जो कि रे है बेटा, कुछ और पढ़ने में आ जाए, रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज परपेंडिकुलर टू सी डी। एंड तीसरी बात हम लोग कर रहे हैं एन ए, एन ए का मतलब नॉर्मल। ये हमारा परपेंडिकुलर किसके, एक्स वाई। अब ऊपर कर लेते हैं, बात समझ में आती है हमें। अब ये था प्लेन ऑफ बोर्ड पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये तीनों इनके परपेंडिकुलर। तो ये तीनों भाई साहब कैसे हो गए, ऐसे एडी एंड एन ए लाइज ऑन सेम प्लेन। और वो प्लेन है कौन सा, प्लेन ऑफ बोर्ड। इस तरह से ये भी आपने प्रूफ कर दिया, यानी दोनों बातें आपने प्रूफ कर दी, स्नेल्स लॉ भी और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं और ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया। तो मैं इसको ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, फिर आगे की बातचीत, इसको नोट कर लें आप, अच्छा रहेगा। और फिर बात करता हूं, मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, जैसे केवल सवाल ही ना कर पाए, आप कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कर सके। ये आप नोट कर लें, फिर मैं स्क्रॉल करता हूं ऊपर, इसको लेके जाता हूं। नोट कर पाए होंगे आप, तो इसको ऊपर थोड़ा लेके जाता हूं और यहां तक आ गया। इतना आप जरूर मतलब समझ लें, जिससे मैं एक एक चीज की क्लैरिटी आपको दे पा रहा हूं। चलिए अगली बात देखते हैं। ऊपर वाली ये जो कहानी थी वो रेयर टू डेंसर थी। अब ये जो कहानी है ये आपके लिए होमवर्क है। यहां बस इतना फर्क है, डेंसर टू रेयर, पहला मीडियम डेंसर है और दूसरा रेयर है, बाकी सेम वैसे ही करेंगे, फोटो आपके सामने है। तो ये आप करके बताइएगा कि आपसे निकल गया, निकल जाएगा ही ना, निकलने को पहला अगर समझ में आया है तो दूसरे के पिताजी भी निकलेंगे आसानी से निकलेंगे, तो उम्मीद आप निकाल लेंगे। खैर मैंने इसलिए बताया कि ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में लिख के आ जाए भाई कि डेंसर टू रेयर करो और आप कहो कि अरविंद सर ने बोला था इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा और उन्होंने इस तरफ इशारा नहीं दिया, वरना मैं पढ़ लेता। तो मैंने कहा ना कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इसके बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए सवाल लगा सकते हैं, आएगा सब इसी में से। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा। चलिए कुछ बातें और करते हैं और देखते हैं। तो अगली बात हमारे सामने आती है कि जब हमारा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जब होता है तो उस समय किन चीजों में बदलाव, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो किन चीजों में बदलाव होगा और किन चीजों में नहीं होगा। तो पहली बात याद रखिए, फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। फ्रीक्वेंसी एक तरह का डीएनए होती है। जैसे हम लोगों का डीएनए नहीं बदलता, हमारे फादर मदर जो भी हैं उनके हिसाब से डीएनए, हम अलग अलग बच्चे होंगे, सबका डीएनए सेम होगा, लेकिन वैसे ही समझ लीजिए कि लाइट जिस सोर्स से निकलती है उस सोर्स का स्टैंपिंग या डीएनए लग जाता है, वो किसी भी रास्ते जाए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाती है तो उसका वेलोसिटी बदल जाता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। याद रखिएगा, यहां पर लिखा भी है मैंने। तो द फ्रीक्वेंसी न्यू, ये न्यू है, रिमेन्स द सेम एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। अब हम पहले से जानते थे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो V1 अपॉन V2 के बराबर होता है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें अगर आप देखें V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, ये λ1 न्यू फ्रीक्वेंसी, ये λ2, न्यू न्यू सेम था, कट गया, ये वैल्यू आ गई λ1 अपॉन λ2। तो ये तीन चीजों के बारे में यहां लिखा है कि वेलोसिटीज का जो रेशियो होता है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, हेंस द वेवलेंथ इन ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेज स्पीड, या स्पीड ऑफ द वेव, and inversely proportional to the refractive index of the medium। तो ये बात आप पकड़ के रखिए, यहां पे लिखा है फॉर्मूला, मैंने अलग से करके दिखा दिया है, जिससे आपको क्लैरिटी जबरदस्त तरीके से मिले। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई खास बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अगली बात देखिए, ये आपको फॉर्मूला पता है बेटा नोट के तौर पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम का मामला होता है, आपने पढ़ा था ना, जैसे यहां लिख दिया एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो अभी आप क्या लिखते थे, एयर की स्पीड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए म्यू एम अपॉन म्यू ए, और वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, इसका रेसिप्रोकल, और वेलोसिटी इन एयर कितना होता है सी, वेलोसिटी मीडियम को वी लिख दिया है समझाने के लिए। तो ये कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली आप म्यू भी लिख देंगे तो इसका मतलब यही होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। इसलिए लिखा कि थोड़ा दिमाग को उलझाऊं मैं जिससे कि आप पक्की तौर पर इन बातों को पकड़ सकें। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, आप जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। कुछ एक अच्छा, अब ये देख लेते हैं प्रिज्म वगैरह के साथ कैसा वेव फ्रंट हमें मिलता है। तो साहब ये देखिए, बिहेवियर ऑफ ए प्रिज्म लेंस एंड मिरर व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट। जब एक प्रिज्म के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट, ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट, जब ये फॉल करता है तो कैसा हो जाता है, यहां देखिए बेस के आसपास है तो काफी देर ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम में रहता है, डेंसर मीडियम में, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जब तक ये निकलता है ये पता लगा थोड़ी देर के लिए रहा है, ये ज्यादा दूरी का रास्ता तय कर लेता है देखिए, और उसी समय में क्योंकि स्पीड घट गई थी इसकी तो ये कम दूरी का रास्ता तय करता है, इस वजह से ये बेंड हो जाता है टुवर्ड्स डेंसर। लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट भी जो आएगा वो प्लेन वेव, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट ही आता है। ये आपसे पूछ लेते हैं तो ये क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड जो वेव फ्रंट है वो क्या कैसा रहेगा, प्लेन। बहुत अच्छी बात। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट देखिए ऐसे प्लेन वाला है, ये बीच में देखिए काफी देर तक ये रहेगा रिफ्रैक्टिंग मीडियम में, तो ये कम डिस्टेंस यहां पे चल पाता है, तब तक ये लोग ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं क्योंकि डेंसर मीडियम में नहीं है। तो इसका जो वेव फ्रंट बनता है देखिए, ये देखिए इस तरह का बन जाएगा आपका, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। इस रेस के परपेंडिकुलर आपको डालना पड़ेगा, प्रोग्रेशन इस तरफ है वेव, इधर रेस का उस दिशा में वेव फ्रंट बना दिया, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनेगा आपका। ये कन्वर्जिंग इन नेचर है बेसिकली, आप देख लें तो ये एक कन्वर्जिंग इन नेचर है। और दूसरी बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में देखिए तो लेंस था, प्लेन वेव फ्रंट डाला, कॉनकेव मिरर है, ये यहां पर ज्यादा गैप था तो दूर देर में टकराया है, और ये पहले ही टकरा गया तो ये देखिए यहां पर पहुंचा और इसको डिस्टेंस ये ज्यादा चला, तो यहां पर ये भी क्या है, इस तरफ देखिए कन्वर्ज हो रही है रेस, तो परपेंडिकुलर नेचर बनाइए और यहां कन्वर्ज होती हुई ऐसे दिख रही, तो ये वेव फ्रंट कैसे बन गया, इस टाइप का बन गया। आगे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, जो कन्वर्ज होती चली जाएगी। आप समझ रहे होंगे। ले देखिए ये सेंटर माना था, ये इस तरह कैसे बनाते हैं, ये सेंटर है देखिए ऐसे सर्किल 90, ये सेंटर सर्किल, तो इस तरह का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये कहानी प्रिज्म की है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव मिरर। मेरे ख्याल से बात समझ पाए होंगे। तो आइए चलते हैं अगले एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी का लेते हैं, जो कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको पकड़ते हैं। ये देखिए यहां लिखा है एग्जाम्पल 10.1 है, एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थोड़े लगाते रहिएगा, अच्छा रहता है। When monochromatic light is incident on a surface separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency. फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। जो इंसिडेंट लाइट का होता है, एक्सप्लेन करिए वाई। तो देखिए कोई भी पहला पॉइंट का डिस्कशन अगर मैं करूं तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग मीडिया है या रिफ्रैक्टिंग मीडिया है, होता क्या है कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों क्यों होते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लाइट वेव थ्रू द मैटर। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है मिरर, ये मिरर के जो मटेरियल है ना, जो एटम मॉलिक्यूल है, एटम कह लीजिए, एटम किसके, मिरर के, ये शांति से पड़े हुए थे। देखिए समझा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं थी इनको,
अब इसके ऊपर लाइट का एक एटम, ये देखिए ये एटम है दूसरा, समझ लीजिए ये एटम है, ये एटम किसका है, मिरर का, समझाने के लिए। और लाइट पड़ी, लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है, तो जब इस एटम पर लाइट पड़ती है तो ये एटम ऑक्सीलेट करता है, ये ऑक्सीलेटर की तरह समझ लीजिए एटम, और इसके ऊपर फोर्स्ड ऑक्सीलेशन होते हैं, क्योंकि ये मजबूर करता है लाइट जितनी फ्रीक्वेंसी लेके आया है उतनी फ्रीक्वेंसी से इसको ऑक्सीलेट करने पर, किसको, एटम ऑफ द मटेरियल, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग हो चाहे रिफ्रैक्टिंग हो। तो कोई एटम शांति से पड़ा था, लाइट पड़ी, उसने उसको फोर्स किया, फोर्स ऑक्सीलेशन कराए जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की थी, क्योंकि ये इंटरैक्शन होगा लाइट और मटेरियल के बीच से, जिसका रिजल्ट होता है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो वो एटम ऑफ द मैटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग मीडियम का, वो ऑक्सीलेट करने लगता है कितनी फ्रीक्वेंसी से, जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट उस पर पड़ी है, और उससे जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है या जो लाइट एमिट करता है, निकालता है, वो सेम फ्रीक्वेंसी की रहती है, क्योंकि वो खुद भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। इस वजह से रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट नहीं बदलती, वेलोसिटी बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अगली बात देखते हैं, व्हेन लाइट, ये पहले पार्ट का जवाब था जो मैंने आपको समझाया है और ये आपकी समझ में आना चाहिए। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, द स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड कम हो जाती है डेंसर मीडियम में। डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई ए रिडक्शन इन द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव? इसका आंसर है जी नहीं। क्यों? नंबर 2 का आंसर है नो, क्योंकि जो एनर्जी होती है वेव थ्योरी में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी कह लीजिए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यहां जो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है या एनर्जी की बात कर ली जाए वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो डज नॉट या डू नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन velocity of wave, it depends on amplitude of the wave, amplitude of the wave। आप बात समझ पा रहे हैं ना कि आपने सेकंड में वेलोसिटी बदली और वेलोसिटी बदलने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के। अब जब एम्पलीट्यूड बदलेंगे तब फर्क आएगा उसकी एनर्जी में। ये इंटेंसिटी आई लिखी है मैंने, एनर्जी ही होती पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर फॉल कर रहा हो पर यूनिट टाइम, परपेंडिकुलर एनर्जी, तो उसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोल देते हैं। खैर एनर्जी का ही फॉर्म है कुछ कंडीशंस लगाते हुए, आप समझ गए होंगे। नंबर 3 की बात करते हैं, लिखा इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये देखिए यही बात ऑफ द वेव, व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोन पिक्चर में क्या किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन यूनिट एरिया। नंबर सी है ये। तो सी में क्या है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, for a given frequency intensity of light in the photon picture, यानी फोटोन मानकर जो हम काम कर रहे हैं उस में क्या होगा, is determined by the number of photons crossing per unit area per unit time। तो यहां फोटोन में क्या होगा कि अगर आपने एक यूनिट एरिया ले लिया है तो उसमें पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन पर ये डिपेंड कर जाएगा। बाकी पूरी बात मैंने लिखी कि यूनिट एरिया होनी चाहिए
और यूनिट टाइम होना चाहिए फोटोनिक पिक्चर में, है ना, फोटोनिक पिक्चर में। तो खैर इसको आप समझ पाए होंगे। एक न्यूमेरिकल और करेंगे, तो मैंने ये समझाया, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे बेटा, और नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे। तो इसको आप तैयार कर लें, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगली चीज हम लोग इसकी बात करेंगे। इसको मैं ऊपर करता हूं, तो मैं यहां तक लेकर आता हूं, ये आ गया है यहां तक, ये। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से लास्ट में थोड़ा कट रहा है, तो इधर खसका लेना चाहिए। मैं चाहता हूं पूरी चीज दिखे, जब इतनी मेहनत से बन रही है, कुछ भी कमी क्यों रह जाए। तो मेरे ख्याल से इसको नोट कर पाएंगे। एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं बेटा। आज का आखिरी सवाल, पूरी चीज बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ी हम लोगों ने, और देखते हैं। सवाल बहुत सरल है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है 600 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए ग्लास सरफेस। ये कोई ग्लास सरफेस है और ये एयर है। वॉट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्शन है यानी ग्लास स्लैब बना लेते हैं, चलो यहां कहीं डेंसर मीडियम है, ऐसे चला गया। इसमें हमें निकालना है, इस फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ इन ग्लास निकालना है, स्पीड इन ग्लास निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, वो है 1.5। ठीक, फ्रीक्वेंसी तो जो हवा में होगी वही इसमें होगी, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बदलती है। तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल ही लेते हैं ना। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इन एयर था 600 नैनोमीटर। इसको सॉल्व किया, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हम जैसा जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है जो एयर में होगी वही ग्लास में होगी, तो फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इन ग्लास ऑल्सो। तो एक तो आंसर ये आया कि इन्होंने पूछा था कि भाई फ्रीक्वेंसी हमको बता दो। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि ग्लास में कितना वेलोसिटी है। तो ग्लास की वेलोसिटी के लिए v ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा आंसर आ गया। किसका आ गया? वेलोसिटी इन ग्लास निकाल लिए। और अब पूछी है क्या? लैम्डा इन ग्लास। ठीक है, वो भी निकल आएगा। क्या रह गया? देखिए, वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इन ग्लास, ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो। तो लैम्डा इन ग्लास क्या रहा? फ्रीक्वेंसी अपॉन में जाएगी तो v ग्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो v ग्लास कितना है? 2 इंटू 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व किया, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या इसकी वैल्यू हो गई 400, थोड़ा ऊपर करना होगा भाई 400 नैनोमीटर। ये आंसर तीसरा आ गया। बस ये ऐसे ही सवाल आएंगे जो आप प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं ऊपर से, जिससे आप नोट कर पाए। तो मैं थोड़ा साइड में ले, हाँ बिल्कुल ठीक है, आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए साहब, जिससे कि आप पूरी चीज शानदार तरीके से इस पार्ट को हम लोगों ने खत्म किया है। मेरे ख्याल से बढ़िया रहा। तो अगर आप ये चाहते हैं बेटा कि आपको फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, इसके बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े, इतने से आपका सारा काम हो जाए, न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद बनने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट का कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब आप करेंगे ही अपने बेनिफिट के लिए। और इसका पीडीएफ चाहिए
तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, मतलब वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।